नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं मिशन आईएएस 2020 का लेक्चर नंबर 4, जहां पर डिस्कस करते हैं हम लोग अपने सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। यहां पर जो हम लोग अपने करंट अफेयर्स को हम टॉपिक वाइज कवर करते हैं, कौन कौन से हमारे प्लेसेस न्यूज़ में हैं, कन्फ्लिक्ट जोन, कौन कौन से हमारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ न्यूज़ में हैं, हम उन सबको डिस्कस करते हैं। आज हम कवर करेंगे, आज हम आगे बढ़ाएंगे अपना जो सेकंड टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, समितियां, एग्रीमेंट, कन्वेंशन, इन सब के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये सब बातें मेरे बारे में हैं, नाम वगैरह सब पता है आपको मेरा, जो भी है वो। चलिए, जो ये है भाग 3 संस्था का टेलीग्राम चैनल है @सुमंत, फेसबुक पेज और ईमेल आईडी भी यही है। आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, आप मुझसे यहाँ से जुड़ सकते हैं। आपको मुझे मेल करना है, ईमेल आईडी @sumanth@gmail.com, यहाँ पर मुझे मेल कर सकते हैं आप। पहला टॉपिक हमारा है कोविड-19 के कारण जो पीस कीपिंग मिशन है वो अभी स्थगित है। जो ट्रूप हैं वो वहाँ पर अभी रुके हुए हैं साउथ सूडान में। तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट जोन है। साउथ सूडान को हमने पहले कवर कर लिया है। जो सूडान है, खार्तूम राजधानी, उसको भी हमने कवर कर लिया है अपने पिछले वीडियो में। जो लेक्चर 1 है ना, वो देख डालिएगा उसको। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उनके बारे में। जो भारतीय पीस कीपर्स हैं उनको साउथ सूडान में रिसीव हुआ है यूएन मेडल। किनके लिए? जो पीस कीपिंग हैं उनके लिए। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ पीस कीपिंग फोर्सेस। ठीक है, भारत जो है ना वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने वालों में से एक है। बांग्लादेश, भारत, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। जो विकसित देश हैं, यूएस वगैरह, वो लोग काफ़ी कम अपने फोर्सेस भेजते हैं ज़मीन पर पीस कीपिंग फोर्सेस में। भारत की डिमांड ये रही है कि जो देश अपने जवानों को भेज रहा है वही कंट्रोल करे ऑपरेशन को, मगर ऐसा नहीं होता। जनरली जो यूएस के जो जनरल्स होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्री के जनरल्स होते हैं, वो जैसे कि करते हैं कंट्रोल यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को। समझ रहे हो? मतलब कि जवान हमारे और नेतागिरी आपकी। तो यहाँ पर ये एक इशू है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट जो डेवलप किया गया है यूएन के द्वारा, ताकि जो भी कंट्री जहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो वहाँ पर शांति बहाल किया जा सके। मान लो कि 2 दल हैं, दोनों में लड़ाई हो गई है, तो वहाँ पर बातचीत करने के लिए जो शांति है ना वो वहाँ पर बनाई जाए। फॉर एग्जांपल, मान लो कि अफगानिस्तान अगर चाहे तो वहाँ पर अफगानिस्तान में जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस है वो लगाई जा सकती हैं, जहाँ पर जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में जो शांति समझौता है वो कायम हो सके। क्लियर है? जो पहला मिशन था वो गया था मई 1948 में मिडिल ईस्ट में। जो अरब नेबर हैं और जो इसराइल बीच में युद्ध हो गया था ना, एक्चुअली छेड़ दिया था तो युद्ध हो गया था, तो वहाँ पर जो आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, मतलब जो शांति समझौता साइन हुआ था, उसको वहाँ पर मॉनिटर करने के लिए, इसको ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए वहाँ पर फोर्सेस को भेजा गया था। 3 प्रिंसिपल होते हैं पीस कीपिंग फोर्स का। पहला होता है कि जो दल हैं उनका सहमति होना चाहिए कि हाँ आप हमारे यहाँ आइए। अफगानिस्तान गवर्नमेंट का, तालिबान का, दोनों का वहाँ पर सहमति होना चाहिए। इम्पार्शियलिटी, आप किसी के खिलाफ पार्शियलिटी नहीं करेंगे, मतलब कि आप किसी दल को फेवर नहीं करेंगे। पता चला कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट के फेवर में आए और तालिबान वालों को मारना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। नो यूज़ ऑफ फोर्सेस जब तक कि वहाँ पर ज़रूरत ना पड़े, मतलब कि केवल सेल्फ डिफेंस में जब ज़रूरत हो तभी आप फोर्स का इस्तेमाल करें। पीस कीपिंग फोर्स नाम है बस, वहाँ पर शांति बहाल करना आपका वहाँ पर काम है। कहाँ से पैसा आता है सर? जो पीस कीपिंग मिशन है उसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज आते हैं जो मेंबर स्टेट हैं उनसे। जो यूएन के सदस्य देश हैं ना, वो लोग पैसा पे करते हैं। जो डिसीजन होता है कि कहाँ पर लगाना है पीस कीपिंग फोर्स, कैसे मेंटेन करना है, एक्सपेंड करना है, वो सब लिया जाता है यूएनएससी के द्वारा। यहीं पर संस्था का जो ढोंग है ना वो सामने आता है। यूएनएससी में जितने भी 5 कंट्री हैं परमानेंट वाले, प्लस आपके जो कंट्री हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन है पीस कीपिंग फोर्स में बहुत ही कम है। यूएस, चाइना, ये सब मिलकर के बहुत ही कम फोर्सेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया, बांग्लादेश, ये सब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। आपका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, मगर आप डिसाइड करेंगे कि पीस कीपिंग फोर्स कहाँ पे लगेगा। समझ रहे हो? भारत ने अब तक 2 लाख से ज़्यादा जो मिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स है वो हमने दिया है। पुलिस किसे कहते हैं? पुलिस 2 तरह का होता है। एक आपकी होती है राज्य की पुलिस, दूसरा हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है ना उसको भी कभी कभी पुलिस कह दिया जाता है।
उसका भी काम पोलिसिंग का ही होता है, वो भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस में ही आते हैं। ठीक है, हमने 50 से ज़्यादा मिशन पर गए हैं। हमने सबसे पहला मिशन जो भारत का था वो था कोरियन वॉर 1950 में जो हुआ था ना, वहाँ पर हमने जो शांति समझौता है उसको हमने कायम किया था। भारत ने सबसे ज़्यादा अभी तक के जो जवान हैं वो खोए हैं। 70 साल में करीब 168 जो जवान हैं वो हमने खोए हैं। तो ये बातें थी जो UN पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उनके बारे में। 3 तरह का मेडल दिया जाता है। पहला है दाग हमाद मेडल, यहाँ पर दिया जाता है मरणोपरांत जिन्होंने अपना जो जीवन है वो खोया है। कैप्टन मेबायडगन मेडल ये दिया जाता है अगर आपने कोई एक्सेप्शनल करेज दिखाई हो। UN मेडल उन्हें दिया जाता है जो UN की सर्विस में रहे हो। तो हमें कौन सा मिला है? हमें मिला है तीसरा मेडल UN मेडल। किन्हें मिला है? जो भारत के जो है ना पीस कीपर साउथ सुडान में, उन्हें दिया गया है। जो होता है ना थोड़ा सा लॉलीपॉप, वो है। ILO फंडामेंटल कन्वेंशन भारत ने रेटिफाई किया है 8 में से 6। जो 8 ILO के कन्वेंशन हैं, 8 में से जो 6 है ना, 6 को भारत ने रेटिफाई कर लिया है। किसका? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। कौन कौन सा है? एक तो हमारा है लेबर फोर्स कन्वेंशन, इसको हमने रेटिफाई किया है। जो इक्वल भत्ता, उसको भी रेटिफाई किया गया है। जो मिनिमम एज कन्वेंशन है उसको भी किया है हमने रेटिफाई। और हाल में ही जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन है इसको भी हमने रेटिफाई किया है। ध्यान सुनना, ये चारों को पढ़ लो एक बार। क्यों पढ़ ले सर? क्योंकि इन पर क्वेश्चन आएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा? पूछेगा कि जो वर्स्ट चाइल्ड लेबर कन्वेंशन है वो कौन से संगठन का है? ILO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को या फिर नन ऑफ द एबव। काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे ILO में और यूनेस्को में, दोनों बच्चों के लिए काम करता है। आपको पता होना चाहिए कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो हमारा जैसे कि जो कन्वेंशन किसका है वो ILO का है। A इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने ILO पर। ILO हमने क्या कहा था? UN का जो 6 मेन एजेंसी है उनमें से एक तो हो गया आपका UNGA, UN जनरल असेंबली। दूसरा हो गया आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा आपका हो गया ILO। ठीक है ना, ये काम करता है जो सामाजिक जो न्याय है इसको प्रमोट करने में। जो लेबर के स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट करता है, मतलब कि एक दिन में कितना घंटा काम करना चाहिए, 8 घंटा मैक्सिमम। ठीक है ना, संडे को छुट्टी रहेगा, किस तरह का जो वहाँ पर सेफ्टी वगैरह दिया जाए, सब बातें ये डिसाइड करता है। जो भी स्टैंडर्ड्स है ना वो ILO ही जो आपका है वो डिफाइन करता है। ये पहला स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN का, मतलब किसी खास काम के लिए ये पहला एजेंसी है जो एक्सपर्ट एजेंसी है UNO का। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आते हैं वो ध्यान सुनना। पहला है नाइट वर्क कन्वेंशन। यहाँ पर जो भी व्यक्ति रात में काम करते हैं उनको रेगुलेट करता है। क्या आपका काम का जो इन्वायरमेंट है वो सेफ है, क्या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ठीक से हो रहा है। क्लियर है। अगला है वहाँ पर ILO कन्वेंशन 1947। यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन है वो किया जाता है, जो वर्क प्लेस है उनका, जहाँ पर व्यक्ति काम कर रहे हैं, क्या वो सेफ है, क्या वो काम करने लायक है, इन सब को भारत ने रेटिफाई किया है। ठीक है, भारत ने रेटिफाई किया है मिनिमम एज वाला। जो चाइल्ड लेबर कन्वेंशन है उसको भारत ने रेटिफाई किया है। अच्छा, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि इनमें से कौन सा, which of the following convention of ILO has been ratified by India। ठीक है, पहला होगा मिनिमम एज कन्वेंशन। ठीक है, दूसरा होगा आपका वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन। तीसरा आपका हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चौथा आपका हो जाएगा कैगाली कन्वेंशन। अब देखो आपको दे देगा आप यहां पर ABCD। ठीक है, पहला है मिनिमम एज कन्वेंशन, इसको तो किया ही रेटिफाई, पहला सही है। दूसरा वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, इसको भी किया है रेटिफाई और ये ILO का ही है। दूसरा
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और जो कैगाले अमेंडमेंट है ना, भारत इसको फॉलो करता है, मानता है, मगर ये दोनों आईएलओ का तो नहीं है। आईएलओ का नहीं है, क्या पूछ रहा था? ऑफ आईएलओ। आईएलओ का होना चाहिए। आईएलओ का पहला है, दूसरा है, और दोनों को इंडिया ने रेटिफाई किया है। 3-4 गलत हो गया, क्या आंसर हो गया? 1 and 2 ओनली आर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला जो है वो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये बसा हुआ है हेग में। कहाँ बसा हुआ है? हेग में। ये पहला परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल संस्था है जो आर्बिट्रेशन के जरिए जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करता है। पीसीए ने ही जो फिलिस्तीन चाइना का जो कन्वेंशन था उसको सॉल्व किया, जो डिस्प्यूट था उसको सॉल्व किया था। जो और भी जो इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करता है। किसके ज़रिए? जो यहाँ पर मध्यस्थता है उनके ज़रिए, आर्बिट्रेशन है उनके ज़रिए। स्टैब्लिश किया गया था फर्स्ट हेग पीस कॉन्फ्रेंस 1899 उनके द्वारा। आईसीजे के तरह, मतलब कि आईसीजे के जैसे यहाँ पर कोई, जैसे कि देखो आईसीजे में क्या होता है, यहाँ पर सिटिंग जज होते हैं, मगर पीसीए में कोई भी सिटिंग जज नहीं होता। पीसीए में कोई भी सिटिंग जज नहीं होता। यहाँ पर कंट्रीज खुद से, मतलब कि अपने यहाँ लेकर के आते हैं कि देखो हम दोनों के बीच में इशू है, तुम जो है ना तुम बैठो और हमारे बीच में मध्यस्थता है वो करो। भारत का जो जाधव वाला जो केस है वो चल रहा है आईसीजे में। कहाँ चल रहा है? जो आईसीजे है वहाँ पर चल रहा है। इसका डिसीजन जो होता है ना बाइंडिंग होता है, ध्यान रखना। पाकिस्तान को कहा कि फांसी रोको तो बाइंडिंग हो गया, फांसी रोकनी पड़ी उसको। ठीक है, जो सेशन होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, कॉन्फिडेंशियल होते हैं। क्लियर है? अच्छा, किनके बीच में डिस्प्यूट सॉल्व करेगा? अगर कोई डिस्प्यूट रहा किसी दो देश के बीच में, या फिर एक जगह रहा कोई देश, एक जगह रहा कोई संस्था, मतलब कि देश और संस्था के बीच का जो कोई भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि WTO ने जाकर केस फाइल कर दिया इंडिया के खिलाफ, ठीक है, या फिर मान लो कि जो यूनाइटेड नेशन जो है ना, मतलब कि यूएन का, मान लो कि कोई संस्था ले लो, क्या ले लेते हैं, छोड़ो, आपका UNCLOS ले लो, यूनिक्लोज ले लो। इन्होंने फाइल कर दिया जाकर के केस इंडिया के खिलाफ या फिर चाइना के खिलाफ, तो जो केस जाएगा वो सुन सकता है आपका पीसीए। दोनों के बीच में जो है ना मध्यस्थता वो वहाँ पर हो सकती है। अगला टॉपिक हमारा है WHO का। यूएस ने WHO की जो फंडिंग है वो रोक दी है। जो WHO है वो कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है उसको रोकने में काफ़ी हद तक फेल रहा है। दुनिया पूरा में फैल चुका है, एकदम बिल्कुल नाकाम रहा है, इसलिए काफ़ी इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो ये यूएन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो डील करता है पब्लिक हेल्थ से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सबसे हाईएस्ट स्वास्थ्य पर रहे, मतलब उनका स्वास्थ्य सबसे बेहतर जो है रूप वहाँ पर रहे, बेहतर लेवल पर रहे। ये पब्लिश करता है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। कौन निकालता है? वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट निकालता है WHO। अब यहाँ पर कंफ्यूज करेगा आपको ऐसे, ध्यान सुनना। यूपीएससी बोलेगा आपसे कि ये बताओ, वो पूछेगा आपसे कि ये बताओ जो आपका वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट है इसे कौन करता है पब्लिश? पहला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा यूनेस्को, तीसरा लैंसेट। लैंसेट काफ़ी फेमस है, पता है ना आपको स्वास्थ्य मामले में। चौथा नन ऑफ द एबव। क्या आंसर हुआ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपको ना ताज़ा ताज़ा लग रहा है, आपके माथे में ताज़ा ताज़ा है अभी, इसलिए आपको सब चीज़ें याद हैं। कुछ समय बातें भूल जाओगे। करना क्या है? सबको नोट करना चलना है, आपको सब आपको रिवाइज करते चलना है। क्लियर है? यहाँ पर बातें कही गई हैं कि जो WHO है ना वहाँ पर रिफॉर्म लिया जाएगा, मतलब कि जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है WHO की डेवलपिंग कंट्री में वहाँ पर फोकस करेंगे ज़्यादा। जो 3 बिलियन टारगेट्स है इसको अचीव करने के लिए WHO में रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। अच्छा, WHO ने हाल में ही कोरोना को डिक्लेयर किया गया है पैंडेमिक। तो आउटब्रेक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है, ये देख लेते हैं। आउटब्रेक, इट इज सडन राइज इन केस ऑफ डिजीज इन अ पर्टिकुलर प्लेस। एक खास जगह पर किसी बीमारी में अगर आपको अचानक से काफ़ी तेज़ वृद्धि देखने को मिलती है उसको बोलते हैं आउटब्रेक। जो बीमारी हो या तो नई हो सकती है तो बीमारी पुरानी हो सकती है, मगर जो वृद्धि है काफ़ी तेज होनी चाहिए। अगला है एपिडेमिक। अगर ये आउटब्रेक किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में या किसी पर्टिकुलर रीजन में हो जाए
तो उसे कहते हैं हम लोग एपिडेमिक, मतलब कि आउटब्रेक बढ़ करके ज़्यादा हो गया, उसको हम लोग कहते हैं एपिडेमिक। पैंडेमिक क्या होता है? पैंडेमिक में पहले तो बीमारी है जो नई होनी चाहिए। जो कोरोना वायरस है ना, इसका नाम है नोवेल कोरोना वायरस। क्या नाम है? नोवेल। नोवेल का मतलब यह है कि हमने इसे पहले कभी देखा नहीं है, ये पहली बार हमारी नज़र में आया है। समझ गए बात? हम जब कहते हैं ना नोवेल कोरोना वायरस, मतलब कि इसको हमने पहली बार देखा है। तो जो एक नई बीमारी है ना, इसका अगर पूरी दुनिया में फैलाव हो जाए तो हम कहते हैं कि वो एक पैंडेमिक है। क्लियर है? N3N2 को पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया था। जो H1N1 है इसको भी WHO ने पैंडेमिक डिक्लेयर किया था। अब यूपीएससी पहले H1N1 पर सवाल पहले पूछ चुकी है, अगला बारी हो सकता है कि कोरोना वायरस का या फिर इस बीमारी का सार्स का मार्स का नंबर आए। अगला टॉपिक हमारा है WHO पे सवाल। हमने पढ़ा था WHO के बारे में। अब करते क्या है, संस्था को हम लोग कर लेते हैं तैयार, और इसकी जो फंडिंग है ना, फंडिंग को हम तैयार कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने फंडिंग के बारे में देखा नहीं है, हमने फंडिंग कवर नहीं किया है। हम लोग फंडिंग कवर करेंगे अपने MCQs के जरिए। पहला सवाल है, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN, जो जिम्मेदार है पब्लिक हेल्थ के लिए। सही है क्या? बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू कंट्रीज, जो मेंबर कंट्रीज है ना उनको तकनीकी सहायता देगा और जो हेल्थ के स्टैंडर्ड्स हैं वो फिक्स करेगा। मतलब कि जो भी कंट्री हैं वहाँ पर हेल्थ सेवाएं कैसी हैं उसको एवेल्युएट करने के लिए उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइन है, वो WHO ही तैयार करेगा। पहला सही है। दूसरा सही है, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होता है ना, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO का सबसे ऊपरी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। डिसीजन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ही लेता है। इसमें जो मेंबर कंट्री हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। समझ गए? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली किसका पार्ट है? WHO का पार्ट है। WHO का जो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है ना, वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ही होता है। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। क्या पूछ रहा है? कौन सा गलत है? अगर मैं चाहता तो पहला ऑप्शन मैं देता आपको 1, 2 and 3। ठीक है ना? काफ़ी सारे दोस्त इस लाइन को पढ़ते नहीं हैं, आप नोट देखते नहीं और आप A मार के आ जाते। ये गलत है। आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के बावजूद आंसर गलत निकाला। आंसर क्या है? आंसर है डी, नन ऑफ द एबव आर इनकरेक्ट। जो तीनों के तीनों हैं वो सही हैं। क्लियर है? सारी बातें मैंने बता दी हैं आपको। तकनीकी सहायता देगा, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट निकालता है ये, और ये पार्ट है UN का जो SDG है ना उसका। क्लियर है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। WHO को बनाया गया था 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं हम लोग 7 अप्रैल को, क्योंकि इस दिन वहाँ पर WHO का गठन किया गया था। कहाँ पर हेडक्वार्टर है? जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला टॉपिक हमारा है जो WHO का फंडिंग है वो क्या, इसकी जो फंडिंग है ना हमें उसे कवर करना है। कहाँ पर फंड आता है, कहाँ पर फंड इसका जाता है वो देखते हैं। सवाल देखते हैं। इट इज़ फंडेड एंटायरली बाय इट्स मेंबर कंट्री। क्या WHO को पूरा का पूरा फंड इसके जो सदस्य देश हैं उनसे मिलता है? इंडिया इज़ अ मेंबर स्टेट ऑफ द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। क्या भारत WHO का जो साउथ ईस्ट का रीजन है उसका मेंबर है? डिसीजन ऑन विच कंट्री गेट्स हाउ मच फंड डिपेंड ऑन द सिचुएशन। जी हाँ, बिल्कुल। उस कंट्री में स्वास्थ्य का जो स्थिति कितना अच्छा है उस पर डिपेंड करता है। अगर स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी है तो उसको फंड ज़्यादा मिलेगा। ठीक है ना? तो तीसरा सही है। डिसीजन कि फंड कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है उस कंट्री के सिचुएशन पे। भारत मेंबर है WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन का, दूसरा सही है। मगर WHO को फंड मेंबर से तो मिलता ही मिलता है, जो NGOs हैं, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है, डोनेशन है, उन सब से भी मिलता है। क्या आंसर आया जी? 2 और 3 सही है। C इज द करेक्ट आंसर। 2 और 3 जो मेरा सही है। ध्यान सुनना, वॉलेंट्री डोनेशन मेंबर कंट्री से मिलता है 35%, जो कंट्रीब्यूशन असिस्ट है वहाँ से मिलता है 15%, जो दान दक्षिणा है बिल गेट्स वगैरह वाले से वहाँ से मिलता है आपका 9.33%, और जो संस्था है UN के वो देते हैं 8.1%।
तो ये चारों के चारों जो है ना वो फंडिंग के सोर्स हैं। क्या हैं? फंडिंग के सोर्स हैं। यहाँ पे जो WHO का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो कि एनुअल प्रोग्राम रिलीज करता है। यही है ना जो साल में क्या काम होने हैं वो यही संस्थान तय करता है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। क्लियर है? चलिए, पैसा कहाँ कहाँ से आता है? जो यूएस उन्होंने कहा है कि हम फंडिंग नहीं देंगे, मतलब कि यूएस जो है वो पहले 14.7% फंडिंग दिया करता था, अब ये फंडिंग रुक जाएगी, अब ये फंडिंग उसको नहीं मिलेगी। ये एक थोड़ा सा इम्पल्सिव कदम है। यूएस में काफ़ी ज़्यादा डेथ हो रही है ना, वहाँ पर मौतें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं यूएस में, इसलिए वहाँ पर लोग काफ़ी गुस्से में हैं कि आखिर WHO ने क्यों नहीं रोक पाया, क्यों चाइना का जो गेम है उसमें फंस गया। क्लियर है? चलिए, पैसा जाता कहाँ है? ये जाता है आपका सबसे ज़्यादा जाता है अफ्रीका में, फिर जो मेडिटेरेनियन है वहाँ जाता है, हेडक्वार्टर में खर्चा होता है प्रशासनिक कार्यों में, फिर जो साउथ एशिया है वहाँ पर मिलता है पैसा, फिर बारी आती है यूरोप की, वेस्टर्न पैसिफिक की और अमेरिका की। मतलब जो सबसे ज़्यादा पैसा देता है वहाँ पर सबसे कम पैसा खर्चा होता है। वैसे भी लाजमी है, जहाँ पर ज़रूरत है ना वहीं खर्चा होगा पैसा। ठीक है? चलिए, अगला टॉपिक है जो यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज़ है उसके बारे में। हाल में ही हैदराबाद को मिला है गैस्ट्रोनॉमी में, क्योंकि यहाँ पर खाना जो है बहुत लजीज, आप जो देख रहे हैं भूख ना लगे आप जो देख रहे हैं वो है चिकन बिरयानी। मुंबई और हैदराबाद को हाल में ही यूनेस्को का जो कल्चरल सिटी है ना उसमें इंक्लूड किया गया है। अब टोटल 246 शहर इसमें हो गए हैं। क्लियर है? SDG का जो गोल नंबर 11 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें जो कम्युनिटीज़ है, सिटीज़, उसको डेवलप करना, इसको फुलफिल करता है। काम क्या है? जो भी शहर अपने डेवलपमेंट में कला को रिकॉग्नाइज करते हैं, जो भी शहर अपने विकास में, डेवलपमेंट में कला को, क्रिएटिविटी को मान्यता देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हीं कंट्री को शामिल किया जाता है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में। ठीक है? किस किस पर? म्यूज़िक में, आर्ट में, आपका जो डिज़ाइन है म्यूज़िक का, फोक आर्ट, लिटरेचर, सिनेमा, डिजिटल आर्ट, गैस्ट्रोनॉमी। मुंबई को मिला है सिनेमा में और हैदराबाद को मिला है गैस्ट्रोनॉमी में। 31 अक्टूबर को मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड सिटीज़ डे। इस बार का जो थीम है वो है बेटर सिटी बेटर लाइफ, याद रहेगा, 31 अक्टूबर वर्ल्ड सिटीज़ डे। क्लियर हो गई? चलिए, यहाँ पर भारत के जो मेन शहर हैं वो है बनारस, चेन्नई, वाराणसी म्यूजिक के लिए शामिल किया गया है, चेन्नई कर्नाटक म्यूजिक के लिए शामिल किया गया है, जयपुर को क्राफ्ट और फोक आर्ट के लिए, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी बिरयानी के लिए, हलीम के लिए, मुंबई फिल्म के लिए ऐड किया गया था पिछले साल 2019 में। ठीक है दोस्तों, अब आती है बात FATF के बारे में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर सवाल है। इसको बनाया गया था 1989 में, 1989 में G7 समिट के दौरान। हमने जो G7 है ना उसको हमने कवर कर दिया है। पहले था G7 बन गया G8, रशिया को बाहर कर दिया गया, ये दोबारा बन गया G7। ये सारी बातें हमने डिस्कस करी हैं लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 देख डालिए। वैसे अगर आप देख रहे हैं, इसको पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो सारा जो मेरा वीडियो है ना लेक्चर 1 2 3 4 उसको देख डालिए, प्लस हमने बनाया है आपके लिए मॉक टेस्ट, उसको भी सब लोग देख डालो। सब आपके वैसे प्रीलिम 2020 के लिए ही है, देख लीजिए उसको। FATF का जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर बसा हुआ है OECD के हेडक्वार्टर में, मतलब कि जो घर OECD का है वही घर में FATF भी रह रहा है। कहाँ पर? पेरिस में। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब कि जो FATF है इसके मेंबर होंगे सभी कंट्रीज, कंट्री ही इसका मेंबर बनेगा। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। क्या काम करता है इसका? मेनली 2 काम होता है। जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है इसको रोकना, टेरर फाइनेंसिंग होता है इसको रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग इसको रोकना इसका मेन काम होता है। इसी के लिए ये पॉलिसीज वगैरह, स्टैंडर्ड वगैरह बनाता है। FATF का एक संस्था है FATF प्लेनरी, क्या बोलते हैं इसको? FATF प्लेनरी मीटिंग। ये मतलब कि ये साल में 3 बार मिलता है, साल में ये 3 बार मिलता है, जो कि डिसीजन लेता है। मतलब कि पाकिस्तान को हमको डालना है ग्रे में कि ब्लैक में, सब बातें यही FATF का प्लेनरी डिसाइड करता है। अभी इसके 37 मेंबर कंट्री हैं जिसमें इंडिया भी एक आता है।
इंडिया ने एफएटीएफ के गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए हमने हाल में ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अमेंडमेंट किया है। पीएमएलए में हमने जो संशोधन है ना वो किया है ताकि हम एफएटीएफ के गाइडलाइन को फुलफिल कर पाएँ, उसको हम अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर पाएँ। एफएटीएफ से जुड़ा हुआ एक टर्म जिसे बोलते हैं हम लोग 40+9 रिकमेंडेशन। अच्छा ये बताओ, जो 90 है, ये जो 90 इनिशिएटिव है वो किसके लिए है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? पहला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 40+9 रिकमेंडेशन है ना वो किनके द्वारा दिया गया है? 40+9 रिकमेंडेशन किसके द्वारा है? क्या ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा है? क्या ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है ट्रेड को बैलेंस करने के लिए? क्या ये एफएटीएफ के द्वारा है? क्या ये आपका जो ओपेक कंट्री है क्या ये इसके द्वारा है ऑयल प्राइस को बैलेंस करने के लिए? आपको ऑप्शंस में ऐसा सेट करूंगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे, अभी ताज़ा है कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो एफएटीएफ है ना, एफएटीएफ 40 और 9 रिकमेंडेशन देता है। 40 रिकमेंडेशन है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, 40 रिकमेंडेशन है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और 9 रिकमेंडेशन है टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। अगर कोई कंट्री इनकी रिकमेंडेशन नहीं मानता, इसकी बातें नहीं मानता, तो उसको ये डाल सकता है ग्रे लिस्ट में। अगर आप टेरर फाइनेंसिंग को रोकने में असफल होते हैं तो डाल सकते हैं उस कंट्री को ग्रे लिस्ट में, जैसे कि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है। अब देखो, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये दोनों दुश्मन है यूएस के, तो यूएस ने इनको ब्लैक लिस्ट में डलवा दिया है। होता क्या है, ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, जो फाइनेंसिंग होती है वो रुक जाती है। कोई भी कंट्री आपके यहाँ आकर निवेश नहीं करेगा जब तक वो आपका एलआई ना हो। जैसे कि रशिया वगैरह, रशिया ईरान का एलआई है, चाइना एलआई है, तो ये लोग बाईपास कर लेते हैं। इनके कारण से ईरान में भी जान डाले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला मेरा टॉपिक है यूएनईए, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी या यूएनईए कह सकते हैं इसको आप। ये न्यूज़ में था, जो आपका एनवायरमेंट असेंबली है ये दुनिया का हाईएस्ट लेवल एनवायरमेंट फोरम है। अभी जो इसका जो समिट होगा ना, जो 5वां सेशन है वो होगा फरवरी में 2021 में। कहाँ पर? नैरोबी में, जो कि केनिया में है। क्लियर है? ये कहाँ होगा? नैरोबी में होगा, ये केनिया में होगा। तो सवाल आपका है यूएनईए पर, जो आपका एनवायरमेंट असेंबली है ना उस पर क्वेश्चन दिया है हमने आपको, ताकि जो पूरा टॉपिक है आपका यूएनईए का वो तैयार हो जाए। इट वाज क्रिएटेड इन 1992। क्या इसको बनाया गया था 1992 में एट द अर्थ समिट इन द जेनेरियो? देखो, रियो एक शहर है ब्राज़ील का। किसका शहर है? ये शहर है ब्राज़ील का। 1992 में हुआ था अर्थ समिट। इसके ठीक 20 साल के बाद 2012 में हुआ था रियो +20। ठीक है ना, हुआ था 2020 में। इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर एनवायरनमेंट। ब्रॉड स्टेटमेंट है, सही है। इट मीट्स एनुअली टू सेट प्रायोरिटीज फॉर एनवायरमेंट पॉलिसी एंड डेवलप एनवायरमेंटल लॉ। क्या ये जो पॉलिसी है वो डेवलप करता है? ठीक है ना। इसको बनाया गया था 2012 में, ना कि 92 में। इसको बनाया गया था 2012 में, ना कि 92 में। पहला गलत हो गया, तो आपका आंसर आ गया C3 ओनली। ठीक है ना। क्या आंसर आ गया यहाँ पे? यहाँ पे एक चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका 2 और 3 है ना, 3 and 2 दोनों सही होगा, क्योंकि इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन द एनवायरमेंट। 2 and 3 बोथ आर करेक्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पर सी में 3 और 2 दोनों को इंक्लूड कर लो। ये दुनिया का सबसे ऊंचा, मतलब कि सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग बॉडी है इन्वायरमेंट के मुद्दे पर। जो पॉलिसी है ना उसको बनाने में कब बनाया गया था? 2012 में। जो कन्वेंशन हुआ था रियो +20, वहाँ पे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस पर क्वेश्चन पहले यूपीएससी पूछ चुका है, दोबारा क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई दिक्कत है? ये मिलता है बायएनुअली, ये एनुअली नहीं मिलता। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर एनुअली नहीं मिलता, ये बायएनुअली मिलता है। समझ के बाद? ये मिलता है बायएनुअली, ये आपका एनुअली नहीं मिलता। इसी कारण से यहाँ पर आपका 3 गलत था, 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। यहां पर एनुअली ध्यान नहीं दिया, यहां पर आपका 3 है जो गलत है। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो ये थी बातें हमारी आज की।
उम्मीद लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको दूसरों के साथ अपने शेयर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।